नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज फ्राइडे है, इसलिए चर्चा करेंगे टैक्स पर, यानी पर्सनल टैक्सेशन से जुड़े हुए सवालों को शामिल करने वाले हैं। हमारे इस शो में हमारे साथ खास मेहमान है बलवंत जैन, CFO है अपना पैसा.com के और साथ ही टैक्स एक्सपर्ट भी हैं। बलवंत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं क्या रहेगा शो में खास, यानी आज का ऑन द शो क्या कहता है। सेक्शन 87A कैसे फायदा आपको मिलेगा उस पर जानेंगे। अगर आप गाड़ी बेचने जा रहे हैं, जो रकम आएगी क्या वो टैक्सेबल होगी, ये भी बलवंत जैन से हम जानेंगे। साथ ही जो भी डेट इन्वेस्टमेंट्स आप करते हैं, चाहे वो LIC की पॉलिसी हो या फिर कुछ म्यूचुअल फंड जो आपने चुने हो, क्या उन पर जो मैच्योरिटी की रकम है वो टैक्सेबल होती है या नहीं, इन सभी पहलुओं पर आज हम गौर करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आज के सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करें, बात करेंगे एक जरूरी चीज की, यानी कि जो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। बलवंत साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि 31 मार्च बहुत नजदीक अब आ चुका है, 2 ही दिन रह गए हैं और इनफैक्ट इसी वजह से जो इनकम टैक्स ऑफिशियल्स है वो सैटरडे भी काफी बिजी रहेंगे। कुछ सलाह हमारे दर्शकों के लिए। देखिए पल्लवी, ऐसा है कि अभी आज 28 तारीख तो हो गई, तो 2 या 3 दिन बाकी है, तो उसमें कुछ चीजें हैं जो आपको 31 तारीख के पहले कर देनी चाहिए। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय है और आपकी सैलरी के अलावा और दूसरी इनकम है, तो सैलरी पे तो जैसे TDS कट गया होगा, दूसरी इनकम है उस पर अगर आपने टैक्स नहीं भरा है तो आप एडवांस टैक्स भर सकते हैं। ATC के अगर इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने रिटर्न्स नहीं भरे हैं, एक समय में आप 2 साल के रिटर्न भर सकते हैं। तो आज की तारीख 31 मार्च के पहले आप कम से कम 2012 का अगर रिटर्न नहीं भरा तो वो भर दीजिए, क्योंकि इसके बाद में आप 2012 का रिटर्न नहीं भर पाएंगे। और 2013 का रिटर्न अगर नहीं भरा है तो भर दीजिए, तो उससे आपको 5,000 रुपए की जो पेनल्टी लगने की संभावना है वो कम हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आपने साल में एक एम्प्लॉयर से ज्यादा एम्प्लॉयर के साथ में काम किया है और अगर पुराने एम्प्लॉयर की सैलरी की डिटेल आपके एम्प्लॉयर को नहीं दी और अगर मार्च की सैलरी अभी तक नहीं हुई है तो वो जो डिटेल है वो भी आप फॉर्म नंबर 12B में अपने एम्प्लॉयर को दे दीजिए। तो ये जो 3-4 चीजें हैं वो आप 2-3 दिन बचे, अगर कर पाते हैं तो कर लीजिए। तो चलिए, यानी कि आप एक साथ 2 साल का ITR जो आपका पेंडिंग है वो एक मौका है आपके पास, इस 31 मार्च 2014 तक आप उसको भर सकते हैं। यानी मंडे आखिरी तारीख है, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। FY14 को इस तरह से अलविदा कह सकते हैं, लेकिन आज के दर्शक जो है उनसे अब बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले दर्शक मनीष सिंह ठाणे से हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। नमस्कार मनीष, पूछिए क्या सवाल है। हाँ नमस्कार मैडम, बताइए सर। हाँ, मेरा ये जो सवाल है, मेरा सैलरी इनकम है जो 1.8 लाख है। ठीक है। और मैं इनकम टैक्स रिटर्न अभी नहीं भरता हूँ। मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो ICICI प्रू लाइफ इंश्योरेंस यूलिप प्लान है, उसमें 36,000 है एनुअल इनकम। और एक म्यूचुअल फंड का ICICI फोकस ब्लू चिप है, उसमें 24,000 है 2,000 पर मंथ का। और RD 1200 रुपये का है, 14,000 है उसका। तो टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा 81,000 है। ठीक है। और इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरता हूँ, तो क्या 5 साल या 10 साल बाद अगर म्यूचुअल फंड या यूलिप से मैं विड्रॉल करता हूँ तो उस पर टैक्स किस हिसाब से लगेगा, या उसके लिए मुझे अभी से इनकम टैक्स रिटर्न दिखाना पड़ेगा? चलिए बिल्कुल, आप फोन लाइन पे बने रहिए, आपने डिटेल्स भी हमारे साथ शेयर करी है। इससे पहले प्रदीप का सवाल हम स्क्रीन पर देख रहे थे, उसको भी जल्द शामिल करेंगे, लेकिन वक्त मनीष के सवाल का है। बलवंत साहब, जैसा इन्होंने बताया है कि कुछ इनके इन्वेस्टमेंट्स हैं, मेजरली तो डेट इन्वेस्टमेंट्स है, लेकिन एक इक्विटी फंड इन्होंने चूज किया हुआ ICICI फोकस ब्लू चिप। इन सब की जब मैच्योरिटी होगी, म्यूचुअल फंड्स का खैर क्राइटेरिया कुछ डिफरेंट रहता है, लेकिन डेट इन्वेस्टमेंट्स की जहां तक बात करें, जैसे इन्होंने खुद बोला 2 लाख से नीचे अभी इनकी सैलरी है, इसलिए ITR नहीं फाइल कर रहे हैं, लेकिन मैच्योरिटी अमाउंट किस तरह से कैलकुलेशन होती है टैक्स की, वो आपसे जानना चाहते हैं। मनीष जी के पहले सवाल का जो है वो मैं जवाब देना चाहूंगा। अगर इनकी टोटल इनकम 1,80,000 है और वो जो बेसिक एग्जाम्पशन से कम है तो इनकम टैक्स का रिटर्न भरने की उनको जरूरत नहीं है। जहां तक सवाल दूसरे प्रश्न का है, ये 2 भाग में, तो इनकी इंश्योरेंस में पैसा डाला हुआ है और एक जो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है, जो ये ICICI प्रू फोकस्ड फंड है। तो ये क्योंकि इक्विटी ओरिएंटेड फंड है और इनका तो प्लान 5 से 10 साल तक इन्वेस्ट करते रहने का है, तो जो अगर आपका 12 महीने के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट हो गया, वो भी जो आप अगर रिडीम कराएंगे उस पर जो भी प्रॉफिट वगैरह होगा उस पर आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं रहेगी। परंतु अगर आप सिप कर रहे हैं तो आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि आपकी जो हर एक सिप पर जो यूनिट्स खरीदी गई है उस पर 12 महीने पूरा हो गया या नहीं हो गया। नहीं तो आप जब भी आप रिडीम करेंगे तो आपको जो लास्ट 11 महीने में जो सिप की हुई है वो उसके लिए आपको अगले वापस 12 महीने तक
जेट करना पड़ेगा। और जहां तक ये यूलिप वगैरह का सवाल है, तो जो यूलिप का मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलता है वो 1010D में एग्जेम्प्ट है, बशर्ते अगर आपने ये पॉलिसी 2012 के बाद लिए तो आपका जो इंश्योरेंस है, जो प्रीमियम है, वो कम से 10% से ज्यादा कोई भी साल में नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी साल में 10% से ज्यादा हो गया तो वो मैच्योरिटी का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। और अगर उसके 2012 के पहले अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो उसका जो है 20% से ज्यादा प्रीमियम कोई भी एक साल में नहीं होना चाहिए। अगर जैसे सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज रहती है, अगर आपका प्रीमियम अगर ये ज्यादा है 10% या 20% से, तो आपको जो ये मैच्योरिटी एग्जेम्पशन है वो नहीं मिलेगी। वो जिस साल में आपके हाथ में पैसा आएगा, हाँ जी, मैच्योरिटी की आपने बात की, लेकिन कई बार हमने देखा है कि लोग मैच्योरिटी से पहले ही पैसा निकाल लेते हैं। जैसे लॉक इन खत्म हो गया 5 साल या 10 साल, लोग 7 साल उसको रखते हैं। पॉलिसी भले ही 15 साल की लिए उन्होंने, लेकिन बीच में पैसा निकाल लेते हैं। इन दैट केस वो वहां पर टैक्सेबल हो जाएगा अमाउंट? देखिए पल्लवी, ऐसा है कि अगर आपने अपनी लाइफ पॉलिसी जो है अगर वो 2 साल तक कम से कम एक्टिव रखी और उसको लैप्स नहीं होने दिया, या प्रीमियम आपने कम से कम 2 साल तक भरे हैं, तो आपको जो पैसा जब भी आप आएगा, भले मेच्योरिटी पे आवे या प्री मेच्योर आप रिडीम करवाते हैं, तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा 1010D में। चलिए अब अगले दर्शक से बात करते हैं। प्रदीप इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, कोल्हापुर से हमारे साथ है। नमस्कार प्रदीप जी, बताइए 87A के बारे में आपको जानकारी लेना चाह रहे थे, क्या सवाल है एग्जैक्टली? हाँ, नमस्कार मैम। एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि जो सेक्शन 87 है वो कौन कौन से आईटीआर को अप्लाइड है? मतलब जो सैलरी इनकम है उसको ही बस अप्लाइड है कि प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर रहते हैं, लॉयर रहते हैं, अपने बारे में थोड़ा जी, अपने बारे में थोड़ा दर्शकों को आप बता सकते हैं? आप खुद डॉक्टर है पेशे से? हेलो, आप अपने बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहेंगे? हाँ सर, मैं एक्चुअली मैं आई एम वर्किंग विथ रत्नाकर बैंक लिमिटेड। ओके। एंड एक्चुअली आई हैव वर्क विथ ICICI बैंक आल्सो। सर, ये जो डॉक्टर आपने पूछा है कि डॉक्टर्स कवर होते हैं कि नहीं, वो आप अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, आपने किसी फ्रेंड के लिए जानना चाह रहे हैं? हाँ, फ्रेंड के लिए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप बाकी व्यूअर्स को भी एक जानकारी एक तरह से जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, और मनी गुरु का भी यही मकसद रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैला सके। बलवंत साहब, इन्होंने पूछा सेक्शन 87A, पिछले बार के शो में भी हमने इसको शामिल किया था और इस बारे में चर्चा हुई थी। यहाँ पर ये बात करें प्रोफाइल की, यानी कि सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, प्रोफेशनल है, अगर डॉक्टर है, क्या उनको भी टैक्स क्रेडिट ये 2000 रुपए का जो पिछले साल के बजट में अनाउंस हुआ था, क्या वो ले सकते हैं? देखिए पल्लवी, जो 87A है ये पिछले बजट में अनाउंस हुआ, उसके तहत जिस भी सिर्फ इंडिविजुअल को एप्लीकेबल है, और एसएससीज है उनके लिए ये लागू नहीं होता है। तो जिनकी भी जो टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है, तो उनको उनकी जो टैक्स लाइबिलिटी है उसमें 2000 रुपए की रिबेट मिलेगी। अगर 2000 से ज्यादा की टैक्स लाइबिलिटी है तो आपको 2000 रुपए कम भरना पड़ेगा, और 2000 से कम टैक्स लाइबिलिटी आती है तो आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। और जहां तक प्रश्न है ये किस किस को एप्लीकेबल है, कोई भी इंडिविजुअल, भले वो सैलरीड हो, बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल हो, अगर उनकी इनकम 5 लाख रुपए, टैक्सेबल इनकम की बात कर रहा हूं मैं, ग्रॉस टोटल इनकम की नहीं, अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो हर एक व्यक्ति ये 2000 रुपए तक का टैक्स बेनिफिट, टैक्स रिबेट जो 87A का है वो अवेल कर सकता है। चलिए, तो आपको जो उम्मीदें जो सवाल था वहां पर एड्रेस किया गया है, चाहे आप इंडिविजुअल सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर प्रोफेशनल डॉक्टर्स, उनको भी 2000 रुपए का टैक्स क्रेडिट इस सेक्शन के अंदर दिया जाएगा। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अगर आपको भी कोई सवाल पेश है, ईमेल कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन के निचले भाग में ईमेल आईडी मेंशन है moneyguru@zeenetwork.com। साथ ही SMS करने का भी बेहद आसान है, टैक्स लिखना है, हमारा कीवर्ड, उसके बाद स्पेस देके अपना नाम, अपना सवाल 57575 पर उसे भेजना है। बलवंत जैन से हम चर्चा जारी रखे हैं, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मनी गुरु टैक्स स्पेशल, और हमारे साथ बलवंत जैन अपना पैसा.com से जुड़े हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। अगला सवाल ईमेल के जरिए शामिल करें। मनीष चंद्रा जी का सवाल है, इन्होंने लिखा है कि एक कार है जो ये इनकी कंपनी से इनको मिली थी, लेकिन अब इनके नाम पर ट्रांसफर हो रही है। कार जो है 3 साल पुरानी, इसको ये बेचने की सोच रहे हैं, और जानना आपसे चाह रहे हैं कि इस पर टैक्स लायबिलिटी क्या कुछ बनेगी, जो रकम आएगी इसको बेचने से। हालांकि कार की डिटेल्स कुछ ज्यादा मेंशन नहीं है कि कौन सा मॉडल है और क्या उसका प्राइस है, बस इतना इन्होंने लिखा है कि अगर इस गाड़ी को ये बेचते हैं तो क्या वो रकम टैक्सेबल होगी और किस तरह से कैलकुलेशन होगी। बलवंत साहब।
देखिए पल्लवी, जो क्वेरी मैं जहां तक समझ पाया हूँ, मनीष जी को जो उनकी कंपनी जो गाड़ी है वो इनके नाम से ट्रांसफर कर रही है, तो जो 20% का डेप्रिसिएशन के हिसाब से जो बुक वैल्यू है इनकम टैक्स पर्पजेज के लिए कंपनी की बुक्स में, और जो प्राइस में कंपनी इनको ट्रांसफर कर रही है, वो दोनों का डिफरेंस है, वो इनकी परक्विजिट मतलब पार्ट ऑफ सैलरी गिना जाएगा और कंपनी है वो उस पर टीडीएस काटेगी। पर लेने के बाद में जब अगर ये पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं, तो चूंकि मोटर कार पर्सनल इफेक्ट है, तो इस पर जो कुछ भी प्रॉफिट वगैरह होता है तो उसको कैपिटल गेन में नहीं शामिल किया जाता, वो कैपिटल असेट ही नहीं है। परंतु अगर ये बिजनेस के लिए अगर यूज करते हैं और अगर जितने में खरीदे उससे ज्यादा अगर पैसा मिलता है, तो वो उनकी बिजनेस इनकम में एज ए बैलेंसिंग चार्ज टैक्सेबल हो जाएगा। पर नॉर्मली इसका जितना पैसा दिया उससे ज्यादा रियलाइज होने का चांस कम है। चलिए, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पर्सनल एसेट है, इसलिए कैपिटल गेन्स का तो सवाल ही नहीं होता है। और रही बात इसकी वैल्यू की, तो बुक वैल्यू से जिस प्राइस पे आपको मिल रहा है, अगर उससे कम कीमत पे मिल रहा है, तो आपको कंपनी टीडीएस काट कर ही कंपनी का जो रिटन डाउन वैल्यू होगी वो कैलकुलेट होगी। अगले दर्शक ऋतुराज है, बैंगलोर से हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार ऋतुराज जी, पूछिए क्या सवाल है एक्सपर्ट से। एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि मैं एलपीए होता है कैलेंडर ईयर में जी, और कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर, ओके, और इफ आई एम ट्रेवलिंग इन फरवरी, whatever I have traveled in February 2013, Okay. and I have submitted my proof in December 2013. ओके, And I got money also in 2013 December. So it is taxable in the 2012-13 financial year or 13-14. ऑलराइट, ठीक है। जो कैलेंडर ईयर में ट्रैवल है और अगले फाइनेंशियल ईयर में उसको, यानी कैलेंडर ईयर सेम रहेगा, फाइनेंशियल ईयर चेंज हो रहा है, ऐसे में क्लेम कैसे होगा और टैक्सेबिलिटी वगैरह पर भी जानना चाहेंगे। आपने क्लेम ऑलरेडी कर दिया है, राइट? हाँ, क्लेम किया था, लेकिन लोग बोल रहा है कि टैक्स नहीं होगा, इसको पहले वाला में चला गया है। चलिए ठीक है, आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए बलवंत जैन हमारे साथ है। आप फोन लाइन डिस्कनेक्ट मत करिएगा। बलवंत साहब, जैसा इन्होंने बताया, ट्रैवल डेट्स भी आपको बताइए, फरवरी 2013 की ये बात है, और इन्होंने क्लेम जो सबमिट किया था दैट वाज इन दिसंबर 2013। कैसे इसको बताएंगे आप सिंप्लीफाई करके, फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर? देखिए पल्लवी, जो एलटीए जो बेनिफिट है वो कैलेंडर ईयर के बेसिस पे होता है, और आपकी जो सैलरी वगैरह है वो फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे टैक्सेबल होती है। तो चूंकि आपने अगर ये खर्चा फरवरी में किया है, तो आपका क्लेम आपको फरवरी में ही कर देना चाहिए था। अभी नेक्स्ट ईयर में कंपनी आपको क्लेम दे नहीं सकती, क्योंकि ये जो पीरियड जो रिलेवेंट है एलटीए के लिए, आप जर्नी कब कर रहे हैं। तो अगर आपने मार्च 2013 वाले साल में क्लेम नहीं किया है, तो आप क्लेम नहीं कर सकते, मतलब कंपनी राइट है आपको रिफ्यूज करने में। परंतु अगर आप एक्चुअल जर्नी ही नहीं कर पाए, मतलब एलटीए का बेनिफिट है वो 4 साल के ब्लॉक पे रहता है। जैसे 13 को एक ब्लॉक खत्म हो गया, 2014 से एक ब्लॉक चालू हो गया, तो अगर उस साल में आप उस ब्लॉक में 4 साल के ब्लॉक में 2 जर्नी पूरी नहीं कर पाते, एक ही जर्नी की, तो वो एक जर्नी जो बाकी रहती है वो अगले वाले ब्लॉक में आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और वो जर्नी अगले वाले साल में लेके उसका क्लेम कर सकते हैं। पर चूंकि आपने जर्नी तो 2013 वाले साल में, और जो फाइनेंशियल ईयर 2013 मार्च में ली थी, तो अगर आपने क्लेम नहीं किया तो मुश्किल है मतलब आपको जो टैक्स एग्जम्पशन मिलना। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। मनाली से हमारे साथ गोपाल सिंह मौजूद है। नमस्कार मिस्टर सिंह, पूछिए एग्जैक्टली क्या सवाल है आपका। गोपाल सर, आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। लाइव इस वक्त बाकी दर्शक आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। जी नमस्कार मैम। बताइए सर। हाँ जी मैम, मेरा सवाल है जो हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, जी, तो मैंने इसमें हमारा जो वीडियो कहते हैं कि आप हाउस लोन जो रिपेमेंट है उसको चैप्टर 6 में एटीसी की तरफ नहीं ले सकते, और साथ में आप जो चिल्ड्रन की ट्यूशन फी है वो भी नहीं ले सकते हैं। किसने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है, कहाँ से ये आपको पता चला है? ये हमारी जो वीडियो है मैम, जो मैंने जो ITR भरा था वो फॉर्म नंबर 15, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इसमें आप ये नहीं ले सकते। आप स्कूल में सर आप पढ़ाते हैं, आप खुद टीचर हैं? हाँ मैम, मैं लेक्चर रूम कॉमर्स है, ठीक है, लेक्चर रूम में, तो इसलिए मैंने ITR भरा था, तो उन्होंने कहा कि आप नहीं ले सकते। तो जो आपका जी, यानी कि जो आपका जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहां पर जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, वहां उस तरफ से ये उन्होंने बताया आपको कि ट्यूशन फीस आप क्लेम नहीं कर पाएंगे? ठीक है, ठीक है। तो यानी कि कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन शायद आपको ATC के अंदर छूट ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, और कुछ होम लोन भी इनका चल रहा है। बलवंत साहब, अब क्या करना चाहिए? स्कूल ने तो बोल दिया है कि आप इसको शो नहीं कर सकते हैं ट्यूशन फीस, लेकिन हम जैसे जानते हैं ATC में ट्यूशन फीस आप ले सकते हैं, तो क्या करना चाहिए अब?
देखिए पल्लवी, इनके अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले नहीं मानते हैं तो या तो उनके लोकल कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह हो, उनकी मदद ले सकते हैं। परंतु जहां तक एलिजिबिलिटी की बात है, अगर आपने होम लोन स्पेसिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह से लिया है और अगर आप उसका रीपेमेंट वगैरह करते हैं या जो आप बच्चों की ट्यूशन फी वगैरह भरते हैं, वो 2 बच्चों तक की ट्यूशन फी पे ही मिलता है, आप 2 बच्चों से ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते। तो इसकी जो ओवरऑल लिमिट है वो 1 लाख रुपया है। इसके साथ में दूसरे आपके पीएफ है, पीपीएफ है, एनएससी, एलएसएस वगैरह सब आ जाते हैं। अगर हो सकता है आपकी स्कूल में जो आपने क्लेम किया, आपका 1 लाख की जो लिमिट है वो पहले से ही क्रॉस हो गई हो, और आप शायद चाहते होंगे कि आपका होम लोन का और ये स्कूल की फीस का उसके अलावा और आपको डिडक्शन मिले, इसके लिए शायद वो मना कर रहे हैं। जो एटीसी का जो डिडक्शन है वो ओवरऑल 1 लाख रुपया है, तो आप वेरीफाई कर लीजिए। बाकी मेरे हिसाब से आपको जो होम लोन का अगर आप कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं, तो बशर्ते आपका जो घर है उसका कंस्ट्रक्शन वगैरह कंप्लीट हो जाना चाहिए और आपका हाथ में पोजेशन भी होना चाहिए, और जो ट्यूशन फी मिलेगा, जो डोनेशन वगैरह अगर आपने दिया है या और कोई एक्टिविटी के लिए अगर आपने स्कूल में पैसा दिया, उसका पैसा डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ट्यूशन फी का आपका जो विद इन जो 1 लाख की लिमिट है, आपको डिडक्शन मिलना चाहिए 2 बच्चों को। कौन से सेक्शन का क्या है, मतलब ये भी हमने आपको बताया। और बलवंत जैन जो टैक्स एक्सपर्ट भी हैं और साथ ही सीएफओ हैं अपना पैसा की, उनकी तरफ से भी रहा है कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक बार कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको सही गाइडेंस दे पाएगा। शो के जरिए हम उम्मीद है कुछ आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिली होगी। और एटीसी की जो लिमिट है सारे इन्वेस्टमेंट्स मिलाकर 1 लाख होती है, इसलिए हो सकता है एग्जॉस्ट हो गई हो, जैसा बलवंत साहब ने बोला, इस वजह से शायद ये दिक्कत आ रही है। और साथ ही होम लोन जो आपने मेंशन किया है, पोजेशन मिल जाने के बाद ही आप उस पर छूट ले पाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अगर आप लोगों को भी कोई सवाल भेजना है, टैक्स लिखकर स्पेस देकर अपना नाम अपना सवाल भेज सकते हैं 57575 पर। साथ ही moneyguru@zenetwork.com आप पता नोट कर सकते हैं, उस पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। मेल में अपना फोन नंबर जरूर लिखें ताकि हम आपसे लाइव बात कर सके। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, चल लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु टैक्स स्पेशल। बलवंत जैन हमारे साथ हैं और सवालों के जवाब वो आपको दे रहे हैं। राकेश अगले दर्शक हैं, रुद्रपुर से हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार राकेश जी, पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम। बताइए सर, क्या सवाल है। मैडम मैंने एक लोन लिया है जी। जो प्रॉपर्टी है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और मैं ऑलमोस्ट 6,500 EMI दे रहा हूँ। ओके। क्या मैं इसके कुछ टैक्स छूट मिलेगा मेरे को? पोजेशन कब मिलना है सर आपको, कब तक खत्म हो जाएगा ये 2017 में मिलेगा मैम। ओके, और ठीक है ऑलराइट। EMI आपने कब से देना शुरू किया? EMI मैंने लास्ट ईयर से देना स्टार्ट किया। बेसिकली पहले मैंने EMI दिया था, अभी मैंने EMI स्टार्ट कर दिया लास्ट ईयर से। ठीक है ऑलराइट। फोन डिस्कनेक्ट मत करिएगा, बलवंत जैन आपके सवाल का जवाब देंगे। बलवंत साहब, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में, क्योंकि हम EMI पहले से कटवाना शुरू कर रहे हैं बैंक से, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि प्रिंसिपल पे छूट मिलेगी, ब्याज पे मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, आप बताइए। पल्लवी, ऐसा है कि जो राकेश जी का प्रश्न है, जो सिचुएशन है कि उन्होंने अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है और उनका रीपेमेंट भी शुरू हुआ है, तो जो 2 डिडक्शन मिलते हैं, एक तो ETC का रीपेमेंट का मिलता है और 24B का इंटरेस्ट का मिलता है। तो जब तक आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं होती, आपको उसका पोजेशन नहीं मिलता, तब तक आपको ये दोनों डिडक्शन नहीं मिलते हैं। और ये जिस साल में आपके हाथ में प्रॉपर्टी आती है उस साल से आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जहां तक ETC का जो प्रीपेमेंट रीपेमेंट का है, वो तो आपका पुराने वाले जो आपने पेमेंट किया वो आपका लैप्स हो गया। और दूसरे केस में जो आप पुराने साल में जितना भी आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया, जिस साल पोजेशन मिला उसके पहले वाले साल में, तो वो जो इंटरेस्ट है वो आप 1/5 करके जिस साल पोजेशन मिलता है उस साल को मिला के आप क्लेम कर सकते हैं। परंतु अगर आप उस घर में रहते हैं तो आपकी जो ओवरऑल एलिजिबिलिटी इंटरेस्ट की वो 1.5 लाख की है। और अगर आपने घर पे किराए पे दे रखा है तो जितना पूरा इंटरेस्ट है, जो साल का इंटरेस्ट है प्लस जो 1/5 एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट है, वो पूरा का पूरा आपको डिडक्शन मिलेगा। जैसे आपने तो पिछले साल में ही ले लिया था लोन, तो जो एक नया सेक्शन इस साल में इंट्रोड्यूस हुआ है 80EE का, वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। पर मैं दूसरे व्यूअर्स की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 80EE का जो डिडक्शन है वो इवन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए भी इस करंट ईयर में मिलेगा और वो वैल्यू उसकी 1 लाख है। उसके लिए 3-4 कंडीशन है, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। प्रॉपर्टी की वैल्यू 40 लाख से कम होनी चाहिए, लोन अमाउंट 25 लाख से कम होनी चाहिए, और जो लोन सैंक्शन है वो 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 के बीच में होना चाहिए। और जिस दिन लोन सैंक्शन हुआ है उस दिन आपके नाम से और दूसरी कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अगर आप चारों कंडीशन
सेटिस्फाई करते हैं तो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन पीरियड में भी ये 1 लाख की जो है इंटरेस्ट की है वो चलिए छूट यहाँ पर मिलेगी। हो पर सकता अगर है आपका आपने थोड़ा एक सा बार ये कंफ्यूजन छूट दूर होगा। बलवंत साहब ने जैसे बताया, आप पोजेशन जब तक नहीं मिल रहा है तो आप प्रिंसिपल पे तो वैसे भी कोई छूट नहीं मिलेगी, और जो अंडर कंस्ट्रक्शन के दौरान आपको जो भी आपने ब्याज क्लेम किया वो आप 5 किश्तों में 5 साल तक उसको क्लेम कर पाएंगे, बराबर किश्तों में। फिलहाल आज इतने ही सवालों को शामिल कर रहे हैं मनी गुरु में, लेकिन आगे भी हम आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव सेशंस लाते रहेंगे। बलवंत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए। तो चलिए फिलहाल मनी गुरु से बस इतना ही। आगे आप देखिए बिग स्टोरी बिग डिबेट। नमस्कार।